नेहरू सेंटर के वीडियो सीरीज़ डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। ये वही किताब है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल में लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारत के इतिहास, सभ्यता और संस्कृति का एक सफ़र दिखाया है। हर वीडियो में हम इस किताब के एक नए पहलू को समझने की कोशिश करेंगे, आसान भाषा में, रोचक तरीके से। द नेहरू सेंटर के यूट्यूब चैनल के सहयोग से मैं आप लोगों से कुछ बातें जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में करना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि आप ये किताब पढ़ें या इस किताब के बारे में बात करें, सुनें, तो थोड़ी देर के लिए ये भुला के करें कि इस पुस्तक को लिखने वाला आगे चल के देश का प्रधानमंत्री बना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम नेहरू के प्रधानमंत्री के तौर पर समय को एवेल्यूएट नहीं करेंगे या उनका क्रिटिकल असेसमेंट नहीं करेंगे, वो ज़रूर करेंगे, वो एक अलग सिलसिला होगा। लेकिन यहाँ हम इस किताब पर फोकस करेंगे और इस किताब के ज़रिए ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि इसे लिखते समय नेहरू का माइंड किस तरह चल रहा था, बल्कि किस तरह बन रहा था और किस तरह वो एक पूरे वाइडर मेकिंग ऑफ इंडियन माइंड को रिफ्लेक्ट कर रहा था इस किताब को लिखने का समय। ये किताब 1942 से 45 के बीच, जब नेहरू अन्य बड़े कांग्रेसी नेताओं के साथ अहमदनगर फोर्ट जेल में बंद थे, उसके बीच ये किताब लिखी गई है। नेहरू ने इस किताब की भूमिका में प्रीफेस में स्वयं लिखा है कि किताबें वगैरह जो थोड़ी बहुत मिल जाती थी लाइब्रेरी में, वो मिल जाती थी, लेकिन इस किताब के लिए जो बेसिक मटेरियल है, जो फंडामेंटल मटेरियल है, वो मुझे अपने बहुत पढ़े लिखे स्कॉलर साथियों की सोहबत में मिला। उस समय नेहरू के साथ आचार्य नरेंद्र देव थे, भारतीय दर्शन के, खास करके बुद्धिस्ट फिलॉसफी के जाने माने स्कॉलर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इस्लामिक फ़िलासफ़ी और थियोलॉजी के जाने माने स्कॉलर। पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, वो अपने ढंग से स्कॉलर थे, और लोग थे। इन लोगों की आपस में बातचीत होती रहती थी और ये किताब पढ़ते समय कई बार मन में ये भी आता है कि कैसी तो बातचीत इन लोगों के बीच में होती होगी, किस लेवल के कन्वर्सेशंस और डिस्कशन होते होंगे कि जिसकी वजह से ऐसी किताब तैयार हुई। लगे आप मैं ये भी कह दूं कि मैं आपको इस सीरीज में 3-4 पॉडकास्ट में कोई शॉर्ट समरी डिस्कवरी ऑफ इंडिया की नहीं देने जा रहा हूँ, वो आपको स्वयं पढ़ना चाहिए। मैं असल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया के साथ मेरा अपना जो इंटरेक्शन चलता रहा है पिछले कई सालों से, उसके बारे में और जो मेरे मन में बहुत सी बातें आती रही हैं, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो इट्स नॉट मियरली अ शॉर्ट समरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया. What you are going to watch and what you are going to listen is actually a kind of dialogue with Discovery of India, the book written by Jawaharlal Nehru. इस किताब में जो सबसे बड़ी बात है और जिसको लेकर के कई बार अजीब अजीब बातें कुछ लोग करते हैं कि डिस्कवरी साहब डिस्कवर करना पड़ रहा था उन्हें हिंदुस्तान को। हाँ, करना पड़ रहा था, और अगर आप ईमानदारी से सोचें तो आपको भी करना पड़ेगा, करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान, आप हिंदुस्तानी हैं, आपका जन्म भारत में हुआ है, लेकिन इससे ये साबित नहीं हो जाता और इसका ये ज़रूरी मतलब नहीं है कि आप बिना किए धरे, केवल बैठे ठाले हिंदुस्तान की खासियत, हिंदुस्तान की संस्कृति और परंपरा की खासियत, उसके दुख दर्द, उसके उतार चढ़ाव को बस ऐसे ही समझ लेंगे। ऐसा नहीं होता। खासकर हिंदुस्तान जैसे मुल्क में ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप इस देश की डाइवर्सिटी जो कदम कदम पर आपके सामने एक इंस्पिरेशन के तौर पर भी आती है, चैलेंज के तौर पर भी। और जब मैं डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ तो वो मैं टिपिकल हिंदू मुस्लिम ट्रोप में बात नहीं कर रहा। यह डाइवर्सिटी हर रूप में। उत्तर भारत के हिंदुओं का रहन सहन, काम धाम करने का ढंग दक्षिण के हिंदुओं से अलग है। केरल के मुसलमानों में से शायद ही कोई उर्दू बोलता हो, मुसलमान वो भी हैं। और भी कई रीत रिवाज, लोकल ट्रेडिशंस, methods of worship and prayer, there is a huge diversity in this country. और उस सब के साथ आपकी धार्मिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल ट्रेडिशंस की स्पेसिफिसिटीज के साथ क्या है हिंदुस्तानी होने का मतलब।
क्या है हिंदुस्तान। नेहरू में ये ईमानदारी थी कि उन्होंने कहा कि मैं समझना चाहता हूँ। जब विलायत से लौटकर आए पढ़कर, तो उन्हें लगा कि मैं कहाँ आ गया, एकदम नई दुनिया है मेरे लिए, मुझे समझ ही नहीं आती कौन सी दुनिया है। लेकिन आते ही वो अवध के किसान आंदोलन में शामिल हो गए। और फिर आप कहिए कि 1920-21 से लेकर 1945 जबकि ये किताब लिखी गई, कंप्लीट हुई असल में, तब तक की नेहरू की सारी ज़िंदगी एक तरह से अपने आप को खोजने की और भारत की आत्मा को खोजने की ज़िंदगी है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन 30-35 सालों का एक बहुत ही मार्मिक, बहुत मूविंग और पोइग्नेंट डॉक्यूमेंटेशन है। ये इंटरेस्टिंगली नेहरू द्वारा लिखी गई, प्रॉपरली बतौर किताब के लिखी गई आखिरी किताब भी है। नेहरू उसके बाद भी लिखते रहे। नेहरू बहुत बड़े लिखाड़ थे, बहुत लिखते थे, लेकिन उसके बाद वो लिखते रहे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठियाँ, स्पीचेज, पार्लियामेंट इंटरवेंशंस और तमाम तरह की चीज़ें। एक बतौर किताब के उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बाद कुछ नहीं लिखा। और इस पर वो कभी कभार मजाक में कहते भी थे कि किताब लिखने के लिए ज़रूरी है कि मैं फिर से जेल चला जाऊँ, क्योंकि जेल में ही वो फुर्सत मिल पाती है कि आदमी बैठ के लिख पढ़ सके। खैर, तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जैसा मैंने आपको बताया, कि एक तरह से भारत की आत्मा को समझने की और खोजने की कोशिश है। लेकिन वो सिर्फ ये नहीं है। और एक बात और ध्यान रखिए, ना तो नेहरू ने कभी ये दावा किया और न इस किताब को उस तरह पढ़ा जाना चाहिए। ये कोई एकेडमिक हिस्टोरिकल रिसर्च की किताब नहीं है। इसमें नेहरू कोई नया हिस्टोरिकल फैक्ट खोज के लाने का दावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री है, जो इसके उतार चढ़ाव हैं, जो इसकी कल्चर है और जो इसके स्ट्रगल रहे हैं, नेहरू उनको एक बहुत ही लिटरेरी और इमेजिनेटिव नैरेटिव में बांध रहे हैं, जिसमें पर्सनल टचेज भी। किताब असल में शुरू ही पर्सनल उससे होती है, तो और बीच बीच में भी निजी अनुभव, निजी टीका टिप्पणियाँ बीच बीच में आती रहती हैं। तो इस लिहाज से ये एक बहुत ही अलग तरह का लिटरेरी जॉनरा जैसा ये किताब प्रोड्यूस करती है। जैसा मैंने आपसे कहा कि नेहरू की चिंता ये है कि आखिर कौन है, क्या है भारत, भारत का मतलब क्या है, भारत की परंपरा और संस्कृति क्या है। और इस चिंता को, और आप ये ध्यान रखें कि इस किताब को लिखने के पहले नेहरू ग्लिम्पसेस फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री लिख चुके थे 1934 में। और ग्लिम्पसेस फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में इतिहासकार सुनील खिलनानी ने कहा है, और बिल्कुल ठीक कहा है, कि ये किताब उस कोशिश की शुरुआतों में से एक है जिसे आगे चल के नॉन यूरोसेंट्रिक हिस्टोरियोग्राफी कहा गया। यानी अगर आप ध्यान दें तो आजकल इस बात पर बहुत बल है हिस्ट्री राइटिंग में, और बहुत कई सालों से रहा है, कि नॉन यूरोसेंट्रिक, प्रोविंशियलाइजिंग यूरोप, दीपेश चक्रवर्ती की किताब का नाम ही है कि यूरोप को भी दुनिया के एक प्रोविंस के रूप में देखा जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि यूरोप मेट्रोपॉल है और बाकी सब प्रोविंसेस हैं। यूरोप भी एक प्रोविंस है इस ग्लोब का। तो नॉन यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री, दुनिया का इतिहास आप लिखें और उसके केंद्र में यूरोप हो। आधुनिकता और सभ्यता का मतलब ये हो कि यूरोप हो चुका, अब आप यूरोप जैसे हो जाइए, तो आप आधुनिक और सभ्य हैं। अगर आपको अपनी सभ्यता को, अपनी पुरानी सिविलाइजेशन को नेशन स्टेट में बदलना है, तो एक नेशन, एक लैंग्वेज, एक कल्चर, एक रिलीजन, नेशन की ये धारणा, जैसे आजकल कुछ लोग बहुत बड़ी भारतीय धारणा के रूप में पेश कर रहे हैं, ये ठेठ यूरोपीय धारणा है। और भारतीय स्वाधीनता संग्राम का, फ्रीडम मूवमेंट का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि उसने एक ऐसी पुरानी सिविलाइजेशन को मॉडर्न नेशन में और मॉडर्न नेशन स्टेट में बदलने की कोशिश की कि जिसके चलते यूरोप के इतिहास में विकसित हुई नेशन की डेफिनेशन अधूरी पड़ गई। आप इंडियन नेशन को, इंडियन नेशनलिज्म को यूरोपियन नेशन और यूरोपियन नेशनलिज्म की परिभाषाओं पर समझ ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ तो सीधा सा है। अब जाके डाइवर्सिटी वगैरह की बात हुई है तो डाइवर्सिटी संभालते नहीं बन रही यूरोप और यूएस पर। ट्रंप साहब का सारा नजला डाइवर्सिटी पर गिर रहा है इस समय। हिंदुस्तान एग्जिस्टेंशियली एक डाइवर्स हिस्ट्री और डाइवर्स सोसाइटी रही है, और इसके बावजूद एक सभ्यता रही है, एक बहुत स्ट्रांग वाइब्रेंट सिविलाइजेशन रही है। और स्वाधीनता आंदोलन ने उस स्ट्रांग वाइब्रेंट सिविलाइजेशन को एक मॉडर्न नेशन में बदलने की कोशिश की।
तो अगर आप इस तरह देखें तो नेशन बिल्डिंग के शायद कुछ और तरीके भी हो सकते हैं जो यूरोप में नहीं अपनाए गए, जिनके बारे में यूरोप ने सोचा तक नहीं। सेकुलरिज्म के कुछ और तरीके भी हो सकते हैं जो यूरोप की कल्पना तक में नहीं आ सकते थे। हिस्टोरियन एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैक गुडी ने बहुत दिलचस्प टिप्पणी की है कि जिस तरह का सेकुलरिज्म यूरोप में डेवलप हुआ वो यूरोप में ही डेवलप हो सकता था क्योंकि हमने एक ऐसे मोनोथिस्टिक रिलीजन को अपनाया जिसने हमारी पूरी की पूरी व्यक्तिगत और सामूहिक जिंदगी पर कब्जा कर लिया। देयर वाज नथिंग लेफ्ट आउटसाइड द चर्च। गांव गांव में चर्च बन गए, रोजाना की लोगों की जिंदगी जो है वो चर्च के द्वारा कंट्रोल होने लगी, एंड देयरफॉर वी हैड द काइंड ऑफ सेकुलरिज्म जिसमें कहा गया कि एकदम अलग। भारत में इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हिंदू धर्म में कोई उस तरह का चर्च नहीं है और इस्लाम में भी रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट चर्च जैसी कोई धारणा नहीं है। और खलीफा की जो इंस्टीट्यूशन है, बाय द वे 20वीं सदी के पहले के हिंदुस्तानी मुसलमान उसकी कोई परवाह भी नहीं करते थे। हिंदुस्तान के किसी मुस्लिम शासक ने खलीफा को सिवाय सिंबॉलिक रेस्पेक्ट के और कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया था। तो भारत में सेकुलरिज्म भी अलग तरह का विकसित हुआ। फिर ये एक मल्टी फेथ सोसाइटी थी और इसीलिए हिंदुस्तान में जब कुछ लोग कहते हैं कि साहब सेकुलर कहाँ, ये तो सर्वधर्म संभाव है, तो सर्वधर्म संभाव इज अ बेटर थिंग देन दैट काइंड ऑफ टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ सेकुलरिज्म। और ये सब हिंदुस्तान ने अपने फ्रीडम मूवमेंट से सीखा। इन सारी सीखों को और इन सारी सीखों की प्रोसेसेस को जो किताबें एक तरह से डॉक्यूमेंट करती हैं उनमें से एक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मैंने जैसा आपसे कहा दोस्तों कि ग्लिम्पसेस फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री एक कोशिश थी नॉन यूरोसेंट्रिक हिस्टोरियोग्राफी की। आप देखें कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी वो कोशिश जो यूरोप का एक अहंकार है, घमंड है कि हम तो प्योर एक सभ्यता थे, हमारी जो आज की मॉडर्न यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो सीधे ग्रीस और रोम से चली आ रही है और वी रिप्रेजेंट, वी इनहेरिट दैट। नेहरू ने कमेंट किया है कि केवल खामख्याली है, केवल फैंटेसी है। महान ग्रीक सभ्यता और महान रोमन सभ्यता के निर्माण में भी नॉन यूरोपियन सोर्सेज का बहुत बड़ा योगदान था, जिसमें उनके भारत के साथ संबंध, चीन के साथ संबंध, अफ्रीका के साथ संबंध, इन सब का भारी योगदान था। अरब दुनिया के साथ संबंध। कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति बिना डायलॉग के, बिना इंटरेक्शन के बनती ही नहीं है। और जब लोगों को ये खाम ख्याली हो जाती है कि उन्होंने किसी से कुछ नहीं सीखा, केवल लोगों को सिखाया है, तो नतीजे वो होते हैं जो यूरोप में हुए 2 वर्ल्ड वॉर्स के रूप में। एक कल्चरल ह्यूब्री जो पैदा होता है, दैट इज डेंजरस नॉट ओनली फॉर द वर्ल्ड बट इवन फॉर द पीपल हु इंटरनलाइज इट। तो नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये उसमें एक तरह से एट द बैक ऑफ द माइंड ऑफ द ऑथर चीज़ें मौजूद हैं। और तब नेहरू हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की पूरी ट्रेडिशन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि पर्सनल टचेज के साथ पर्सनल और पॉलिटिकल को एक तरह से मिलाते हुए, हिस्टोरिकल और कंटेम्प्रेरी को मिलाते हुए, और किस नतीजे पर पहुंचते हैं इसकी हम चर्चा करेंगे विस्तार से आगे चल के भी, लेकिन केवल एक संकेत मैं करना चाहता हूँ। 2 चीज़ें। एक तो शुरुआत में ही नेहरू एक मेटाफर पेश करते हैं हिंदुस्तान की ट्रेडिशन और सिविलाइजेशन के लिए, उसकी बात अभी करता हूँ। और अंत में कहते हैं कि हिंदुस्तान की नियति है कि इसे दुनिया के इतिहास में महत्वपूर्ण रोल निभाना है, ये पिछलुआ नहीं हो सकता। ये वो किसी फॉल्स नेशनल प्राइड के कारण नहीं कह रहे थे, बल्कि वो उन्हीं चीज़ों के कारण कह रहे थे जो मैंने आपके सामने अभी रखी। आप कल्पना कीजिए, एक बहुत छोटी सी बात की कल्पना कीजिए, जैसे हम मध्यकालीन समय कहते हैं, 15वीं, 16वीं, 17वीं सदी वगैरह। आप अगर कोई आप में से बता सकें तो इस पॉडकास्ट के नीचे कमेंट लिख करके मुझे सूचित कीजिएगा, मैं आपका आभारी रहूँगा। अगर आप बता सकें कि यूरोप में किस कैथोलिक राजा का प्रधानमंत्री या आर्मी जनरल या फाइनेंस मिनिस्टर प्रोटेस्टेंट था, या किस प्रोटेस्टेंट राजा का जनरल, प्राइम मिनिस्टर या चीफ एडवाइजर कैथोलिक था,
And I am talking of sects within Christianity. Just forget about Islam, Hinduism, or any other non-Christian religious tradition. They just could not even imagine that. It's simply out of world for them. They just could not imagine it. The 18th, 19th century Europe could not even think in terms of freedom of expression. And Voltaire actually praised the Chinese system for providing ample freedom of expression as compared to French and other European systems. हिंदुस्तान को याद कीजिए, अकबर के सेनापति कौन थे, अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, और लेजेंड्स और पॉपुलर हिस्ट्री के अनुसार, पॉपुलर मेमोरीज के अनुसार अकबर के सबसे करीबी और सबसे विटी दोस्त कौन थे। मुझे उम्मीद है कि अभी इतनी बुरी हालत शायद नहीं हुई होगी कि इन लोगों के नाम बताने की ज़रूरत अलग से पड़े। औरंगजेब के चीफ आर्मी जनरल कौन थे, महाराणा प्रताप के आर्मी जनरल कौन थे। यूरोप कुड नॉट इवन इमेजिन दीज थिंग्स, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं कौमियत का, नेशन का जो कॉन्सेप्ट बना, वो वन रिलीजन, वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन एडमिनिस्ट्रेशन, they just could not imagine diversity. For them diversity was a problem. For India diversity was a strength. और नेहरू या कोई भी व्यक्ति जिसने स्वाधीनता आंदोलन में सीरियसली हिस्सा लिया, वो इस बात को यूँ चुटकी बजाते रियलाइज करता था। नेहरू ने 2 बातें रियलाइज की थी बहुत गहरे में, और इन 2 बातों को बार बार दोहराते हैं, आत्मकथा में भी, ग्लिम्पसेस में भी, और अपने तमाम लेखों में भी और डिस्कवरी में भी। उन्होंने 2 बातें रियलाइज की थी कि गांधी जी के साथ इस देश के आम आदमी का, किसान का, मजदूर का डायलॉग इसलिए इतनी तेज़ी से स्थापित हुआ कि हम पढ़े लिखे की तुलना में हिंदुस्तान का किसान ये बहुत बेहतर ढंग से जानता है कि जब सामने एक बहुत बड़ी ताकत हो तो वायलेंस में एडवेंचर कितना भी हो, रोमांच कितना भी हो, लेकिन वायलेंट मेथड्स कैन नॉट बी दी suitable methods for mass mobilization in politics. Something which Shaheed Azam Bhagat Singh also realized in later phase of his life. Nehru notes it constantly. So non-violence was an important innovation of India, not of just one individual called Mohandas Gandhi or Mahatma Gandhi. It was a collective innovation. सेकेंडली, विविधता को लेकर एक बड़ा लोकप्रिय मेटाफर है, वो आप लोगों ने भी सुना होगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर, मानवता का महासमुद्र जिसमें न जाने कितनी सभ्यताएं, संस्कृतियां आई और मिलती चली गई। दोस्तों, मुझे पर्सनली ये मेटाफर शुरू से परेशान करता रहा है। आई डू नॉट फील कंफर्टेबल विद दिस मेटाफर, क्योंकि जब कई नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती हैं तो सब अपनी इंडिविजुअलिटी खो देती है, और इसीलिए शायद इंडिविजुअलिटी और डाइवर्सिटी खो देने का ही नतीजा शायद ये होता है कि समुद्र का पानी खारा होता है। आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर मेटाफर। व्यक्तिगत रूप से समुद्र मुझे बहुत पसंद है, लेकिन भारतीय सभ्यता के मेटाफर के तौर पर मैं बहुत संतुष्ट इससे नहीं महसूस करता। नेहरू का मेटाफर हमारे हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के बहुत ज़्यादा निकट है और बहुत मार्मिक है। नेहरू ने इसी पुस्तक में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, भारतीय सभ्यता की तुलना एक पैलिम्सेस्ट से की है। पैलिम्सेस्ट यानी किसी पुरानी पांडुलिपि का पन्ना। और फिर नेहरू पैलिम्सेस्ट की बात करते हुए कहते हैं कि एक ऐसा पैलिम्सेस्ट है जिस पर ओवर द सेंचुरीज, ओवर द मिलेनिया, न जाने कितनी इबारतें लिखी गई हैं, एक के बाद एक इबारतें लिखी जाती रही इस पर, और फिर भी कोई भी अगली इबारत पिछली इबारत के अक्सों को पूरी तरह मिटा नहीं सकी। नो लेटर राइटिंग हैज बीन एबल टू टोटली इरेज द इंप्रेशंस ऑफ द अर्लियर राइटिंग। इसका मतलब आप समझे, आज हम 21वीं सदी में 2025 में हैं, हमारी बैलगाड़ी और हमारा हल लगभग वैसा ही है जैसा सिंधु घाटी सभ्यता में था। उसके बाद वैदिक समय ले लीजिए और बाद के समय ले लीजिए, बौद्ध और जैन परंपराओं के विकास को ले लीजिए, उसके बाद
गुप्त साम्राज्य और फिर उसके बाद हर्ष और मुगल और दक्षिण में चोल, चालुक्य, पांड्यन, तमाम सारी एक के बाद एक आने वाली व्यवस्थाएं, पॉलिटिकल सिस्टम्स, सिविलाइजेशनल सिस्टम्स, कल्चरल स्ट्रीम्स, अगर आप ध्यान दें तो आपकी मेमोरी में ये सब कहीं ना कहीं अभी तक मौजूद हैं। इनमें से हर एक के कुछ ना कुछ ट्रेस आपके यहाँ मौजूद है, हर एक के ट्रेस आपके यहाँ मौजूद हैं, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट वन दैट इज ब्रिटिश एंड यूरोपियन। तो पैलिम्सिस्ट, निरंतरता, विविधता, नेहरू की खोज असल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उस सूत्र की खोज है जो एक इतनी बिविल्डरिंग, चौंका देने वाली, चकित कर देने वाली डाइवर्सिटी के बावजूद कुछ बांधे हुए है। वो क्या है? व्हाट इज दैट मिस्टीरियस थिंग जो हिंदुस्तान को एक रखती है, जो हिंदुस्तान में एक सेंस ऑफ कल्चरल कह लीजिए, ज्योग्राफिकल कह लीजिए। और ये ध्यान दीजिए, कुछ लोगों को लगता है, बड़े क्रांतिकारी लोगों को, कि हिंदुस्तान तो कभी एक यूनिट था ही नहीं, वो तो अंग्रेजों ने बनाया। ये सही है, अंग्रेजों ने एक पॉलिटिकल यूनिट बनाया, एक एम्पायर यूनिट बनाया, लेकिन उसके पहले भी हिंदुस्तान एक एम्पायर यूनिट था, औरंगजेब के ही समय में था। उसके पहले और शासकों और राजाओं के समय में था, बड़े बड़े साम्राज्य थे, अशोक का था और लोगों का था। लेकिन बात एम्पायर यूनिट की नहीं है, बात एक सेंस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, सेंस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया की स्पेसिफिसिटी। और आप यहाँ ध्यान दें कि विष्णु पुराण जो तीसरी चौथी सदी की रचना है, उसमें कहा गया है कि हिमालय के दक्षिण का जो भूभाग है वो भारत है, और वहाँ बसने वाले लोगों को भारतीय कहते हैं, भारतीय तत्र संतति। और यह ध्यान दें कि वो ये नहीं कह रहा कि केवल वैदिकों को भारतीय कहते हैं, और बौद्धों और जैनों और चारवाकों को भारतीय नहीं कहते। विष्णु पुराण का टेक्स्ट ये नहीं कह रहा। आगे चल के एकदम आगे आइए आप 15वीं-16वीं सदी में जायसी पद्मावत में जब रतन सेन और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध की उसका वर्णन करते हैं, तो युद्ध की तैयारी के वर्णन में वो बताते हैं कि सब तरफ से इधर या उधर लड़ने के लिए राजा आए, सेना आए, और उसमें बाकायदा एक ज्योग्राफिकल सेंस ऑफ बाउंड्री आपको दे देते हैं। पश्चिम में गंजनी से लेकर पूरब में गौड़ तक यानी बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर द्रविड़ तक। So that sense of geographical unity was always there. But क्या केवल geographical unity पर्याप्त है? Was there a civilizational unity also? Was there an attempt to search for a civilizational unity? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ते समय ये सारे सवाल आपके मन में आते हैं। आजकल सिविलाइजेशन की बड़ी चर्चा है, और कहा जाता है कि अगर आप सिविलाइजेशन की बात करें तो साहब सिविलाइजेशन तो भारत की वही है, हिंदू सिविलाइजेशन या इंडिक सिविलाइजेशन, और ईसाई और मुस्लिम इन्फ्लुएंस जो है उसको बड़े ग्रजिंगली एक्सेप्ट किया जाता है, बल्कि आजकल कुछ बहुत एग्रेसिव किस्म के लोग उसको टोटली रिजेक्ट कर रहे हैं, मानना ही नहीं चाहते। मैं नेहरू के बारे में तो बात करूंगा ही, मैं एक अन्य प्रसंग में ले जाना चाहता हूं आपको। आजकल इस फ्रेज को इस्तेमाल करने वाले लोग कम हो गए, इसका मजाक उड़ाने वाले ज़्यादा हो गए। कंपोजिट कल्चर, मिली जुली संस्कृति, मुश्तरका कल्चर, आजकल बड़ी खिल्ली उड़ाई जाती है इसकी, और इसको कांग्रेस या उस तरह के लेफ्ट डेमोक्रेटिक प्रचार का एक हिस्सा बताया जाता है। लाला लाजपत राय, उन्होंने 1916 में कुछ लेख लिखे थे जिनका संकलन यंग इंडिया के नाम से छपा था। वो किताब बाय द वे अमेजन पर आसानी से उपलब्ध है, आपको पढ़नी चाहिए। लाला जी की हर बात से सहमत होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये समझना जरूरी है, और लाला जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन भी किया। आगे चल के पंजाब में बढ़ते हुए मुस्लिम कम्युनलिज्म के प्रभाव के कारण उसका विरोध भी किया। हिंदू एकता की बात भी की, आर्य समाज के पहले बहुत निकट थे, दूर हुए, फिर बहुत निकट आ गए। इन सब उतार चढ़ावों को एक तरफ रखिए, लेकिन उस किताब में लाला जी ने लिखा कि हिंदुस्तान में इस्लाम के आने के परिणाम स्वरूप एक नई सभ्यता का उदय हुआ। अ न्यू सिविलाइजेशन इमर्ज्ड कंटेनिंग द बेस्ट ऑफ बोथ द सिविलाइजेशंस, हिंदू एंड मुस्लिम। जैसे लाला लाजपत राय, और उन्होंने कहा कि उस सिविलाइजेशन का
बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव अकबर था। कहने का मतलब ये है दोस्तों, और आज जब हम ये बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की खूबी यही है जो नेहरू ने कहा कि पैलिम्सेस्ट, हम यूरोपियन और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को टोटली नहीं नकारते। हम इस बात में यकीन करते हैं कि संग्रह त्यागना बिनु पहचाने, जो श्रेष्ठ है, जो बढ़िया है, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, कहीं से भी आए। सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता कि वो पुरखे करते आए थे, और किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो तथाकथित रूप से कहीं बाहर से आई। सो व्हेन यू ट्राई टू डिस्कवर द स्पिरिट ऑफ इंडिया, इट हैज स्ट्रेंथ, इट हैज वीकनेसेस, वी विल टॉक ऑफ वीकनेसेस ऑल्सो। नेहरू ऑल्सो टॉक्ड ऑफ वीकनेसेस एट क्वाइट लेंथ, क्योंकि अपनी आलोचना से केवल वो घबराते हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होते। जिन्हें अपने आप पे भरोसा होता है वो अपनी आलोचना खुद भी करते हैं, दूसरों को भी करने देते हैं, ताकि वो उससे सीख सकें और अपने आप को बेहतर कर सकें। सो नेहरू हैड लॉट ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म about Indian tradition and Indian culture and all that is contained in Discovery of India and his other writings. लेकिन जो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत रही है वो है चीज़ों को जज्ब करने की, उन्हें अपनाने की ताकत, और ये शुरू से रही है। और इसलिए आज 21वीं सदी में अगर हम सचमुच एक बेहतरीन हिंदुस्तान देखना चाहते हैं, अगर हम सचमुच एक प्रॉस्परस और हैप्पी इंडिया देखना चाहते हैं, और वर्ल्ड अफेयर्स में इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल इंडिया देखना चाहते हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी ये जो चीज़ों को जज्ब करने की, उनसे सीखने की जो ताकत रही है, उसे कहीं कोई खतरा तो नहीं है। एक एक्सक्लूसन के नाम पर, एक एक्सक्लूसिव उसके नाम पर कहीं हम अपने रास्ते से भटक तो नहीं रहे। नेहरू इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर की कंटिन्यूटी की बात करते हैं, और हजारों साल की कंटिन्यूटी की बात करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, पैलिम्सेस्ट के मेटाफर में वो बात इनहेरेंट है। इस पर कुछ लोगों को बड़ी आपत्ति है, और इसे वो लगभग हिंदुत्ववादी राजनीति के साथ खड़ा कर देते हैं कि साहब वो तो कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। नेहरू नेशन स्टेट की कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं, नेहरू सिविलाइजेशनल और कल्चरल कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, जिसको आप नकार नहीं सकते। हाउ कैन यू इग्नोर द कंटिन्यूटी ऑफ सच अ वाइब्रेंट लिविंग एंड कंटिन्यूअस ट्रेडिशन विच इंडिया इज? आपको लगता है कि हिंदुस्तान बतौर हिंदुस्तान के पिछले 200 साल में ही बना, अंग्रेजों की मेहरबानी से ही बना? नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया का सारा थ्रस्ट इसी बात पर है कि अंग्रेजों को इस घमंड से बाहर निकल आना चाहिए कि उन्होंने हिंदुस्तान बनाया है। दे प्रोवाइडेड एन एडमिनिस्ट्रेशन, एन एक्सप्लॉयटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, इन सम मेजर्स गुड, इन सम मेजर्स बैड, एंड सिंस दे केम इमीडिएटली इन द वेक ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिजिनस एम्पायर और एम्पायर्स और रूलिंग प्रिंसेस, they contributed something undoubtedly, but by no stretch of imagination they can be given the credit of creating India. That is nonsense. And Nehru is very clear about it. Nehru is also clear about, for example, जो बहुत सारी माइथोलॉजीज हमारे बारे में प्रचारित की गई हैं और जिनको हमने भी इंटरनलाइज कर लिया है। जैसे एक बहुत मज़ेदार चीज़ है जो आज तक आप अपने आसपास देखेंगे कि साहब भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा अध्यात्म की चिंता करती है। आज भी आपको बहुत से लोग ये कहते और मानते मिल जाएंगे कि साहब इंडियन ट्रेडिशन में तो स्पिरिचुअलिटी पर, दूसरी दुनिया पर, ज़िंदगी के बाद जो मीनिंग है ज़िंदगी का, उस पर बड़ा बल है। भौतिकता तो वेस्ट से आई है। आप देखिए, अपने आसपास देखिए, अखबारों में देखिए, चर्चाओं में देखिए, घर में होने वाली, मोहल्ले में होने वाली चर्चाओं में देखिए, कहीं भी कुछ गड़बड़ हो, अरे साहब दुनिया बड़ी मटेरियलिस्टिक हो रही है, सब ये बाहर से आने वाले प्रभावों का नतीजा है, अपनी सभ्यता, अपना समाज तो बड़ा, दिस इज ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। आप बाकी चीज़ों को भूल जाइए। जो बहुत पॉपुलर और वेल नोन पुरुषार्थ चतुष्टय का कॉन्सेप्ट है हिंदू ट्रेडिशन में, वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
In other words, you should make your living by following an ethical code, satisfy your desires in an ethical manner, and then think of final liberation. ये नहीं कि चल दिए बस. तो इट्स अ होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू. और इसी पर चुटकी लेते हुए नेहरू लिखते हैं कि कुछ लोगों को लगता है, कुछ यूरोपियनों ने लिखा है कि साहब भारतीय धर्म तो बड़ा उदासी का, बड़ा एक तरह के नेगेटिव उसका, बड़े पेसिमिज्म का धर्म है. नेहरू ने लिखा है कि ये बात ज़्यादा सही है मीडिएवल यूरोपियन क्रिश्चियनिटी पर, जहाँ प्लेजर ऑफ फ्लैश इतना बड़ा अपराध माना जाता था कि बहुत सारे ईसाई संत अपना अंग भंग कर लेते थे कि उन्हें सेक्स डिजायर ना महसूस हो, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती थी. ये नेहरू ने नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप यूरोपियन मीडिएवल क्रिश्चियनिटी का इतिहास पढ़ेंगे तो ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे. नेहरू ने इस सिलसिले में कोट किया है एरियन नाम के इतिहासकार को, जो सिकंदर के साथ भारत आया था. और नेहरू ने लिखा है कि एरियन ने लिखा है कि दुनिया में इतना नाचने गाने वाला और उत्सव मनाने वाला समुदाय कम्युनिटी मैंने दूसरी देखी ही नहीं. दोस्तों, ये बात 2000 साल पहले जितनी सच थी उससे कम सच आज नहीं है. हिंदुस्तान मेरी जानकारी में अकेला मुल्क है जहाँ लोग स्यापा भी सुरीले ढंग से डालते हैं. हम अंग्रेजी जानने वाले पढ़े लिखे महानगरीय नगरीय लोग तो बड़े संकोच से, बड़े रिस्ट्रेंड ढंग से अपना दुख प्रकट करते हैं. कभी किसी गांव देहात में जाइए, आप किसी छोटे नगर में जाइए, किस तरह लोग रोते हैं, खासकर महिलाएं किस तरह अपना दुख प्रकट करती हैं किसी की मृत्यु पर. उस तक में एक सुर होता है, उस तक में एक गति होती है, उस तक में एक छंद होता है. सो दिस इज अ सोसाइटी विच मेंटेन्स अ सर्टन रिदम, a certain musical persona even in the moment of ultimate grief, that is death. और इस सोसाइटी को आप कहते हैं कि बड़ा उदास समाज है, ये नाचने गाने वाला समाज नहीं है, जीवन को एंजॉय नहीं करता. हमने अपने समाज के अपने बारे में कुछ ऐसे इंटरनलाइजेशंस कर लिए हैं, ऐसी चीज़ों को हम सहज मानने लगे हैं जो अगर आप अपने आसपास ही देखें. मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, और आप खास करके नौजवान दोस्तों से, मैं पिछले कई वर्षों से रिसर्च और स्कॉलरशिप का काम कर रहा हूँ. हिस्ट्री में, लिटरेचर में और चीज़ों में भी दिलचस्पी है. मुझे जो एक बहुत बड़ी समस्या लगती है इस समय वो ये कि हमारी जो एकेडमिक जिज्ञासाएँ हैं, हमारी जो एकेडमिक क्वेरीज हैं, वो हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से बिल्कुल कटती चली जा रही. और इसीलिए हम एकेडमिक्स में कहीं और होते हैं, रियल लाइफ में कहीं और. उपनिषद में मंत्र है, सहनावतु सहनौ भुनक्तु. मिलकर करें, मिलकर पढ़ें, मिलकर अध्ययन करें. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अवर सोसाइटी, अवर ट्रेडिशन, अवर कल्चर एंड अवर वर्ल्ड. Because no society, no culture, no tradition is outside the world. We have some very unique things and we have to learn a lot from others. So दोस्तों, thank you very much for hearing me out. और आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के इनपुट बहुत महत्वपूर्ण होंगे मेरे लिए और हमारे तमाम दोस्तों के लिए, टीएनसी के लिए. कुछ समय बाद हम इस सिलसिले में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, फिर बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच.